नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल शिक्षा शास्त्री में। पिछली बार जब हम लोग मिले थे तो हम लोगों ने बात किया था शिक्षण और प्रशिक्षण से किस प्रकार अलग है। आज हम लोग बात करेंगे शिक्षा के कारकों के बारे में। शिक्षा के कौन कौन से अंग होते हैं, शिक्षा के कौन कौन से तत्व होते हैं, इसके बारे में। द फैक्टर्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के कारकों के बारे में अगर हम बात करें तो हम पाते हैं कि शिक्षा के कई कारक हैं जिनसे शिक्षा प्रभावित होती है, जिसके द्वारा शिक्षा प्रभावित होती है। इनमें सर्वप्रथम शिक्षा की अवधारणा है। शिक्षा की अवधारणा क्या है, हम किस प्रकार से शिक्षा को देखते हैं। शिक्षा को देखने का नज़रिया ही हमारे शिक्षा पद्धति में, शिक्षा के उद्देश्यों में, शिक्षा के हर अंग में बदलाव लाता है। राष्ट्र के दार्शनिक चिंतन एवं राजनैतिक विचारधारा ही शिक्षा की अवधारणा के संदर्भ में निर्णय करती है। राष्ट्र अपनी योजनाओं, चिंतन और शिक्षा को कितना महत्व देते हैं, यह भी शिक्षा की अवधारणा को निरूपित करता है। समाज अपने लक्ष्यों के अनुरूप शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करता है, उसी के अनुसार शिक्षा की अवधारणा स्पष्ट होती है। शिक्षा का दूसरा महत्वपूर्ण कारक शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा के उद्देश्य शिक्षा को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। यह शिक्षा व्यवस्था की आत्मा है। शिक्षा की समस्त प्रक्रियाएं इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्त करने के लिए ही आयोजित की जाती हैं। शिक्षा का मूल्यांकन इसके निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के आधार पर ही होता है। हम बात करें शिक्षा के उद्देश्यों की तो हम पाते हैं कि हमारी शैक्षिक अवधारणा, शिक्षा के प्रति हमारी विचारधारा भी हमारे शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करती है। जैसे यदि हम आदर्शवादी मानसिकता के विचारक हैं तो हमारे शैक्षिक उद्देश्य आत्मानुभूति, सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति करना हो जाएगा। इसी प्रकार एक प्रकृतिवादी शैक्षिक विचारक शिक्षा के उद्देश्य सेल्फ एक्सप्रेशन, आत्म प्रदर्शन को निर्धारित करेगा तथा बालक के इंद्रियानुभविक विकास को बढ़ावा देना चाहेगा। उसके अनुसार शिक्षक बालकों के इंद्रियों का प्रशिक्षण करके उन्हें प्राकृतिक जीवन जीने के योग्य बनाने का उद्देश्य शिक्षा के द्वारा होगा। इसी प्रकार शिक्षा का एक अन्य कारक शिक्षा के पाठ्यक्रम है। शिक्षा के पाठ्यक्रम उसके उद्देश्यों के अनुसार ही निर्धारित होते हैं। पाठ्यक्रम हमारे समाज की आवश्यकताओं, समाज के दार्शनिक मंतव्यों का एक प्रतिबिंब होता है। यदि भौतिकवादी शैक्षिक विचारक की मानसिकता होगी तो हमारा उद्देश्य कारण प्रभाव का अध्ययन करना, वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करना। हमारे पाठ्यक्रम में भौतिक विज्ञान, अन्य शुद्ध विज्ञान को अधिक महत्व मिलेगा, जबकि भाषा और सामाजिक विज्ञानों को पाठ्यक्रम में कम वरीयता दी जाएगी। इसके साथ ही शिक्षा के अन्य कारक के रूप में हम शिक्षार्थी को देखते हैं। जैसे जैसे हमारी दार्शनिक विचारधाराएं बदलती जाती हैं, उसके अनुसार ही शिक्षार्थी के प्रति अवधारणा भी बदलती है। विद्यार्थी शिक्षा के एक महत्वपूर्ण कारक है। समस्त शिक्षा का आयोजन इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। शिक्षा वर्तमान समय में मनोवैज्ञानिक और प्रकृतिवादी विचारधाराओं के कारण बाल केंद्रित हो गई है। बाल सुलभ क्रियाओं के आधार पर शिक्षा का आयोजन करना महत्वपूर्ण हो गया है। शिक्षा के एक अन्य कारक के रूप में हम शिक्षक को देखते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया की कल्पना बिना शिक्षक के अपूर्ण है। या हम कह सकते हैं कि शिक्षक ही संपूर्ण शैक्षिक क्रियाओं का आयोजन करता होता है। शिक्षा का संपूर्ण वातावरण का निर्माण करना, जटिल विषयों को आसान बनाना और एक अनुभवी व्यक्ति के रूप में कम अनुभवी को ज्ञान देना शिक्षक का प्रमुख कार्य है। शिक्षा के स्वतंत्र चर के रूप में शिक्षक अपने आश्रित चर शिक्षार्थी को प्रभावित करता है। शिक्षा का अगला कारक शिक्षक शिक्षार्थी संबंध इसका अगला कारक है। शिक्षक शिक्षार्थी संबंध के अनुसार ही शिक्षा की प्रक्रिया चलती है। शिक्षक शिक्षार्थी में किस प्रकार का संबंध है, वह मित्रवत है, पुत्रवत है अथवा लोकतांत्रिक है, या उनके बीच में एक सामाजिक संबंध है, यह भी शिक्षा प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण निर्धारक कारक है। शिक्षक शिक्षार्थी का संबंध ही उनके विषय की गंभीरता और शिक्षा की अवधारणा के आधार पर निर्धारित होता है। इसी के साथ साथ शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कारक शिक्षण विधियां हैं। शिक्षण विधियों की हम बात करें तो शिक्षण विधियां भी हमारे शिक्षा प्रक्रिया को प्रभावित करती है, क्योंकि शिक्षण विधियां शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षा के पाठ्यक्रम, शिक्षक तथा शिक्षकों पर आधारित होती है। शिक्षार्थी भी शिक्षण विधियों के निर्धारण का एक कारक है, क्योंकि शिक्षार्थियों का स्तर, उसकी आयु, उसका बुद्धि का स्तर
ये सभी तत्व शिक्षार्थी की विधि को निर्धारित करने के आधार बनते हैं। शिक्षा के इस कारक का यह भी महत्व है कि शिक्षण विधि का ज्ञान होना शिक्षक के लिए आवश्यक है। जब तक शिक्षण विधियों का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम शैक्षिक आयोजन को उचित वातावरण में पनपता हुआ नहीं देख सकते हैं। शिक्षक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है, शिक्षार्थी की क्षमता और योग्यता, यह सभी मिलकर के शिक्षण विधि का निर्धारण करते हैं। इसके साथ ही साथ पाठ्यक्रम की पाठ्य वस्तु क्या है, किस टॉपिक को वह पढ़ाना चाह रहा है, ये सभी बातें हमारे शिक्षण विधि का निर्धारण करती हैं। इसके साथ ही हम अपने अगले कारक की तरफ चलते हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण कारक विद्यालय है। विद्यालय शिक्षा योजना के आधार पर अपना स्वरूप मूर्त अवस्था में पाते हैं। विद्यालय में शिक्षा के उद्देश्यों के आधार पर ही उसके भौतिक वातावरण और प्राकृतिक वातावरण का निर्माण किया जाता है। विद्यालय के वातावरण के आधार पर ही समस्त शिक्षण प्रक्रिया का निर्धारण होता है। जब तक विद्यालय का वातावरण शिक्षा अनुकूल नहीं होगा तब तक शिक्षक और शिक्षार्थी अपनी योग्यता और क्षमताओं का पूर्ण विकास नहीं कर सकते हैं। जब तक शिक्षक और शिक्षार्थी अपनी क्षमता का पूर्ण विकास नहीं कर पाएंगे, अपनी प्रतिभा का पूर्ण प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, तब तक विद्यालय की उपलब्धि और शिक्षा अपने यथोचित लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल होगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि विद्यालय भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। विद्यालय आधुनिक शिक्षा संकल्पना में हम विद्यालयों को उनके रेटिंग के आधार पर, उनके परफॉर्मेंस के आधार पर हम उनको जज करते, उनके प्रति हम कोई भी निर्णय पर पहुंचते हैं। इसी के साथ हम अगले कारक की तरफ चलते हैं। शिक्षा का एक अन्य कारक अनुशासन है। अनुशासन शिक्षा प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। बिना अनुशासन के शिक्षा प्रक्रिया की कल्पना करना भी उचित नहीं है। शिक्षा इसके बिना अकल्पनीय है। जब हम शिक्षा की अवधारणा अथवा शिक्षित की परिभाषा करते हैं तो हम अनुशासन को केंद्र में रखते हैं। यदि कोई बालक शिक्षित है अथवा समाज शिक्षा प्रदान करने वाले के रूप में जब शिक्षक को देखता है तो अनायास ही उसके एक विशेष प्रकार के अनुशासन की अपेक्षा करता है। अनुशासन में रह कर के ही शिक्षा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। हम अपनी शिक्षा योजनाओं और शैक्षिक लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए अनुशासन पर ही निर्भर होते हैं। किसी भी शिक्षा प्रक्रिया की वांछनीयता और यथोचित लक्ष्य की प्राप्ति उसके अनुशासन पर ही निर्भर करती है। यदि शिक्षार्थी या शिक्षक अनुशासित नहीं है तो हम यह विश्वास नहीं कर सकते हैं कि वे अपने वांछित लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे अथवा प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही साथ अनुशासन को हम शिक्षा के साथ साथ चलने वाली एक प्रक्रिया करते हैं। इसको अलग से स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि हम अलग से जब हम किसी अनुशासन को व्यवस्था के रूप में जब परिवर्तित करते हैं तब हम अनुशासन स्थापित करने की तरफ देखते हैं और वह काम प्रशासन का हो जाता है। शिक्षा में जब हम अनुशासन की संकल्पना को देखते हैं तो शिक्षा में अनुशासन की संकल्पना स्वानुशासन से ही प्रेरित होती है। इसके साथ ही साथ अनुशासन के कई प्रकार बताए गए हैं, जिनमें प्रभावात्मक, मुक्तात्मक, स्वतंत्र अनुशासन, दमनात्मक और सामाजिक अनुशासन प्रमुख हैं। इसको हम लोग कभी अनुशासन के संबंध में जब बात करेंगे तो हम इसकी चर्चा विस्तार से करेंगे। आशा है आज के वीडियो में जो भी जानकारियाँ दी गई आप उसे पसंद करेंगे। अगले वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही साथ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी को नमस्कार। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी का